यही आपकी अपनी जमात है जिसने मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA, MCA, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और 2 आलीशान दवाखानों के क़याम के जरिए वो मुसलमान जो फिसादात में उस्मानिया हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही और उनकी बेहिसी की वजह से तड़प कर दम तोड़ता था, उन तड़पते हुए दम तोड़ते हुए मुसलमानों को हमने उनकी जानों को बचाने के लिए अपने दवाखानों के जरिए इलाज किया। क्या इस बात से कोई इनकार करेगा कि मक्का मस्जिद के बम धमाकों के बाद जख्मियों की लाइनें आ रही थी? कहां? असरा दवाखानों में, असरा हॉस्पिटल में मैं था, वहां पर कई जख्मियों का इलाज किया, खून दिया और दवाएं दिए, काम किया। हमने बता दिया कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अगर मांगेंगे तो रब्बुल आलमीन से मांगेंगे, और मांगेंगे तो कमले वाले से मांगेंगे, और मांगेंगे तो अपनी कौम से मांगेंगे। हमने गैरों के दरवाजों पे दस्तक नहीं दी, जभी भी दस्तक दी या आवाज दी तो अपने कलमगो भाई के दर पर, उनके दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि वो हमारा हक है। जैसा आपका मुझ पर हक है, मेरा भी आप पर हक है, और वह हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमने काम किया। आज दवाखाने हैं, लोग कहते हैं कि दवाखानों में कमजोरियां हैं। बेशक कमजोरियां हैं। कौन कह रहा है कि बिल्कुल अच्छा दवाखाना है? लेकिन गौर इस बात पे करो कि रक्शे वाले, झटके वाले, बंडी वाले, पंचर जोड़ने वाले जाहिल मुसलमान आज दवाखाना चला रहे हैं। क्या यह गैर मामूली काम नहीं है? लोग कहते थे कि ये जाहिल कब चलाएंगे। क्या लोगों ने नहीं कहा कि ये लोग नहीं चला सकेंगे? लेकिन आज चल रहा है। आज 1500 बिस्तर, 2000 बिस्तर के दवाखाने आज हमारे हैं। जो लोग तनकीद करते हैं, मैं उनसे कहूंगा, अरे काम को देखो, काम की कमजोरी की निशानदेही करो, उसको दूर करने के मशवरे दो, खामियों को खत्म करने के मंसूबे दो। तनकीद जरूर होनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। अरे आज आकर देखो असरा हॉस्पिटल को, आकर देखो ओवैसी हॉस्पिटल को। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कैंपसेस बन गए हैं। अंदर आने वाले लोग कहते हैं कि हमको यकीन नहीं होता कि इतना गैर मामूली कैंपस ओवैसी हॉस्पिटल का। करीब 24 लाख स्क्वायर फीट असरा ओवैसी वो दक्कन मेडिकल कॉलेज। 24 लाख कोई मामूली है? अरे इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले बैठकर 100 करोड़ रुपए की लागत से इंशाअल्लाह ताला फरवरी या मार्च के महीने में, या बहुत हुआ तो अप्रैल के महीने में ओवैसी हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज का इंतजाम भी हो जाएगा और कैंसर के इलाज का आगाज भी होगा। पेट स्कैन, गामा, लीनियक, मैमोग्राफी, नए CT स्कैन, सारे चीजें सामान आ रहा है। पुराने शहर में कैंसर के इलाज का इंतजाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ैर इंतजाम चलने वाले दवाखानों में होने वाला। आज लोग इल्जाम लगाते हैं,
अरे काम हो रहा है, काम को देखो, नहीं सिर्फ इल्जाम। क्या करे क्या करे, अरे क्या करे वो तो बताऊंगा, लेकिन कैसे हालात है पहले उस पर तवज्जो करो। देखो क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इख्तियार पर आई हिंदुस्तान में, तो आज किस तरीके से मजालिम हो रहे हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत पर। क्या कभी इस पर गौर किया? क्या कभी इस पर संजीदगी से बैठकर गुफ्तगू की कि कभी लव जिहाद के नाम पर मारा पीटा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर मारा पीटा जा रहा है, कभी हिजाब के नाम पर मासूम बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है, तो कभी अज़ा के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है, रोकने की बात की जा रही है, तो कभी मसाजिद से बाहर नमाज पढ़ने पे पाबंदी आयद की जा रही है, तो कभी लिंचिंग के नाम पर, बीफ के नाम पर बाजारों में लोच लिया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो कभी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराया जा रहा है, तो कभी अदालती तहवील में रहने वाले मुसलमानों को गोलियां मारकर दवाखानों में मौत दे दी जा रही है। क्या कभी आपने गौर किया इस पर? गौर करो। कभी तलाक़ सलासा के नाम पर शरीयत में मदाखलत होती है, तो कभी सीएए एनआरसी पर हमको परेशान वो डराया वो धमकाया जाता। सीएए एनआरसी पर हिंदुस्तान एहतजाज कर रहा था, रोडों पे खवातीन बैठी थी, गोलियां बरसाई गई, बच्चे गिरफ्तार हुए, और वो जो सीएए एनआरसी में उस वक्त गिरफ्तार हुए कई बच्चे आज तक भी जेल में हैं। क्या हैदराबाद, तेलंगाना में सीएए एनआरसी पर क्या आपको रोड पर बैठना पड़ा? क्या आपको एहतजाज करना पड़ा? वो हम जिसके पास खयानत नहीं होती है उनको बाजारों में निकलना पड़ता है, लेकिन जिस कौम के पास खयानत होती है वो खयानत ऐवानों में अपनी आवाज के जरिए ऐसे कानून जो बनते हैं मुल्क की तबाही के लिए उन कानूनों को रोकते हैं। क्या इस बात से इनकार करेंगे? मैंने कई तकारीरें की हैं असेंबली में, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी के बेहतरीन तकारीरों में से एक तकरीर थी जो असेंबली में सीएए एनआरसी पर मैंने की, और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? तेलंगाना असेंबली में सीएए एनआरसी के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। मजलिस के नुमाइंदगी और मुतालबे पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा हिंदुस्तान में होता है तो हो जाने दो, सीएए एनआरसी तेलंगाना में नहीं होगा, मैं ऐवान असेंबली में तय खोल देता हूं। क्या यह आपके और हमारे इत्तेहाद की कामयाबी नहीं? क्या यह आपके और हमारी जमात की कामयाबी नहीं? बताओ, हिजाब के नाम पर क्या आपके बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है तेलंगाना या हैदराबाद में? क्या बीफ के नाम पर लिंचिंग हो रही है? क्या अज़ा को रोकने की कोशिश हो रही है? क्या मक्का मस्जिद के बाहर आते हुए सफों को क्या कोई रोक रहा है? अरे बताओ, क्या घर वापसी पर पीटा जा रहा है? लव जिहाद के नाम पे क्या मारा जा रहा है? क्या फिसादात हो रहे हैं? क्या कर्फ्यू हो रहा है? क्या पुलिस के मजालिम में? अरे इल्जाम लगाने वालों, कभी जाकर पूछो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कि किन हालात से वो गुजर रहे हैं। इत्मीनान से है, मजलिस ने कुछ किया या नहीं किया, एक काम तो किया, दिन भर का थका मानन
मेरा भाई शाम को जब घर आता है, खाना खाकर रात में जब सोता है तो इत्मीनान से सोता है, क्योंकि उसकी इत्मीनान की नींद की जिम्मेदारी आपके इत्तेहाद, आपकी जमात और हम जैसे खिदमत गुजार जिम्मेदार हैं। वो सो रहा है लेकिन हम जाग रहे हैं। कोई पूछता है कि क्या किया, तो कहना चाहता हूं कि अभी कोई पैदा नहीं हुआ हैदराबाद में इत्मीनान से सोने वाले के नींद में खलल पैदा करे, क्योंकि मंजर जिंदा, आपका इत्तेहाद जिंदा है। ये हमारी ताकत, ये हमारे इत्तेहाद की ताकत। अरे काम कर रहे हैं। अरे आप बताओ, क्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला लव जिहाद है, घर वापसी है, बीफ है? अब तो हद हो गई कि किसी भी चीज पे हलाल है तो निकाल लिया जा रहा। आप गौर करो, आप गौर करो। बीजेपी कहती है हम आ गए तो 4% बर्खास्त, कहती है कि पुराने शहर में लाइट की चोरी है, कहती है कि पुराने शहर में पानी की चोरी है। अरे बार बार हमको चोर बोलने वालों, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े चोर कौन है। मगर असेंबली में हमने क्वेश्चन उठाया, मैंने क्वेश्चन डाला था और पूछा कि क्या क्या पुराने शहर में लाइट की चोरी है? तो मिनिस्टर उठकर खड़े रहकर बोले पुराने शहर में लाइट की चोरी नहीं है, पूरे आदाद और शुमार बताए, तफसील दी और कहा कि यह झूठ है, झूठा प्रोपेगेंडा है, पुराने शहर में कोई लाइट की चोरी नहीं है। हमको चोर बोलने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ, मेरे पास बड़ी बड़ी फेरिस्त है, मैं पूछना चाहता हूं, हमको चोर, लाइट चोर बोल रहे हैं ना? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बताओ, विजय माल्या 5,500 करोड़ लेकर 2016 में चला गया, लाए? मेहुल चोकसी 7,080 करोड़ 2021 में लेके चला गया। जतिन मेहता 6,580 करोड़ डायमंड मर्चेंट 2018 में लेके फरार हो गया। नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, ये दोनों मिलके 2017 में 5,383 करोड़ लेके भाग गए। उमेश पारिक, कमलेश पारिक, नीलेश पारिक 2,672 करोड़ लेकर भाग गए 2019 में। ललित मोदी 1,600 करोड़ लेके भाग गया 2015 में। रितेश जैन 1,421 करोड़ लेकर चला गया। राजीव गोयल, अलका गोयल 157 करोड़ लेकर चले गए। आशीष जोबन पुत्रा 770 करोड़ लेकर चले गए। तो मैं पूछना चाहता हूं, अभी बहुत है, अभी बहुत है। अपने चोरों के जरिए मुल्क को लूटने वाले लुटेरे और चोर हमसे कह रहे हैं कि हम चोर हैं। अरे तुम ललित मोदी के जरिए इस मुल्क को चोरी करवाया, इस मुल्क की मईशत को बर्बाद किया, और आज हम मुसलमानों पे इल्जाम कि ये यहां पे चोरी करते हैं। अरे मेरे पास है सीएजी की रिपोर्ट, आयुष्मान भारत में चोरी, द्वारका एक्सप्रेस वे, सुनो आप, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलते ना, कल के चाय वाले आज के हमारे वजीर आजम, ना खाने दूंगा बोले ना। द्वारका एक्सप्रेस वे सीएजी रिपोर्ट कितने पैसों में बनी बोले?
250 करोड़ में 1 किलोमीटर। सीएजी बोल रही 250 नहीं, 1 किलोमीटर 18 करोड़ में बनी। ये पैसा कहां गया? किसका पैसा? किसके बाप का पैसा? ये हमारे मुल्क का पैसा था। ये आप बताओ, भारत माला पाई भोजन और एक था 75 किलोमीटर की रोड। एक्चुअल सीएजी कह रही है कि 15 करोड़ पर किलोमीटर बनना है। इन्हों क्या हिसाब दिए? 25 करोड़ में बनी। कितने का? कितना? आप सुन के हैरत करेंगे, 7.5 लाख करोड़ का घपला है। यहां पे ईडी नहीं जाती, यहां पे आईटी नहीं जाती, यहां पे सीबीआई नहीं होती। अरे अभी बहुत बड़ी फेरिस्त है, अगर बोलते चले जाऊंगा ना तो वक्त खत्म होगा। खुद मुल्क को लूटे, मुल्क को तबाह करे, बर्बाद करे, मुल्क की मईशत को तबाह करे, बर्बाद करे, रुपये की कदर को घटा दिए, डॉलर बढ़ रहा है, मगर इनको इसकी फिक्र नहीं। महंगाई बढ़ रही है, इसकी फिक्र नहीं। पेट्रोल डीजल ऑयल महंगा हो रहा है, इसकी फिक्र नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, इसकी फिक्र नहीं। बस सिर्फ क्या बोलना? घर वापसी, लव जिहाद, हिजाब बैन, बीफ बैन, हलाल बैन, ये बैन। अरे आज सिर्फ हम पर मजालिम कर कर, हमको डरा कर, हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहते हो। और हैदराबाद दूसरे दर्जे का शहरी बनने तैयार नहीं है। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि एक माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना हक है इस मुल्क पर, चेहरे पे दाढ़ी रखने वाले और सर पे टोपी पहनने वाले का भी उतना ही हक है इस मुल्क पर। जितना हक नरेंद्र मोदी का है, उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी इस मुल्क में। तो ये बात क्या गलत है? अरे ये बात बोलने वाला कोई नहीं है, ये बात बोलने वाले हैदराबाद में है, इसलिए हमसे तकलीफ है। आईना कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन हैदराबाद आईना दिखाता है और उस आईने के जरिए चेहरे के दागों पर ऐसे उंगली रखकर बताता है कि देखो कितना दागदार चेहरा है तुम्हारा। यही बात इनको बुरी मालूम होती। ये एक तरफ है, तो दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान चलाने वाले आ गए। मोहब्बत की दुकान, बाप ने मोहब्बत की दुकान चलाई, दादी मोहब्बत की दुकान चलाई, परनाना मोहब्बत की दुकान चलाए, कोई भी नहीं चलाए। नफरत की दुकान, खामोशी की दुकान, डराने की दुकान, धमकाने की दुकान, जेल में डालने की दुकान, पूरे दुकानें इनके पास थे, पूरा माल था, पूरे दुकानें इनकी थी। 70 वर्ष फिसादात के जरिए हमको लुटवाया, तबाह किया, बर्बाद किया, इज्जतों इस्मतों से खेला, बस्तियों के को खाक की ढेर में तब्दील किया, हमारे बच्चों को रोजी से महरूम रखा, रोटी से महरूम रखा, महीनों तक हमारे शहरों में कर्फ्यू डाला और हमको रिलीफ कैंपों में डाला। और फिर आज मोहब्बत की दुकान की बात करते हो। क्या रोडकिला का फिसाद नहीं हुआ? क्या भागलपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या मलियाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या हाशिमपुरे का फिसाद नहीं हुआ? क्या अहमदाबाद का फिसाद नहीं हुआ? क्या जयपुर का फिसाद नहीं हुआ? क्या बंगाल का फिसाद नहीं हुआ? क्या नीली का फिसाद नहीं हुआ आसाम में?
अरे 55,000 फिसादात के जरिए मासूम हिंदुस्तानियों के खून को बहाया या बहाया गया, तो इख्तिदार पर तमाशाई बनकर बैठकर तमाशा देखने वालों का नाम कोई और नहीं, ये तमाशाइयों का नाम नेहरू था, ये तमाशाइयों का नाम शास्त्री था, ये तमाशाइयों का नाम इंदिरा गांधी था, ये तमाशाइयों का नाम राजीव गांधी था, ये तमाशाइयों का नाम पीवी नरसिम्हा राव था, ये तमाशाइयों का नाम सोनिया गांधी था, ये तमाशाइयों का नाम मनमोहन सिंह था, यही तमाशाइयों का नाम राहुल गांधी व प्रियंका गांधी है। और आज बड़े हमदर्द बनकर आते हैं। गोपाल सिंह कमीशन बनाया, मुसलमानों की पसमानदगी आई, क्या किया? सच्चर कमेटी बनाई, क्या किया? रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई, क्या किया? कुंडू कमेटी बनाई, क्या किया? रोटी कपड़ा मकान क्या मिला? ना इंसाफ मिला, ना हक मिला। और आज बड़ी बड़ी बातें, इल्जामात, और तेलंगाना में इंतखाबात, तो इस इंतखाबात में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, क्या राजस्थान में डिक्लेरेशन किया? राजस्थान में भी इलेक्शन है ना, 62 लाख मुसलमान है, कोई डिक्लेरेशन नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई एमटीएफ नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई वक्फ ग्रांट इन एड नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई उर्दू मदारस के तकर्रुरात नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं। 62 लाख मुसलमान है, कोई रिजर्वेशन नहीं। यहां पे रिजर्वेशन भी है, पोस्ट मैट्रिक भी है, प्री मैट्रिक भी है, एमटीएफ भी है, आरटीएफ भी है, ओवरसीज भी है, वक्फ ग्रांट इन एड भी है, शादी मुबारक भी है, इमामों मौजनों को महाना तनख्वाह भी है। अभी बहुत है, बहुत जल्दी थाली मार दिया, मार के रोक दिए। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में क्यों नहीं दिया और यहां पे डिक्लेरेशन क्यों किया? कभी आपने सोचा? राजस्थान में 62 लाख मुसलमान, उनका बजट कितना है मालूम? आप मालूम? 62 लाख मुसलमान के लिए 480 करोड़ का ऐलान हुआ, सिर्फ 120 करोड़ रिलीज हुआ। कितना? सिर्फ 120 करोड़, 400 का ऐलान हुआ। मजलिस क्या करी पूछते भाई? मैं 2004 में मजलिस का फ्लोर लीडर बना, सही है ना पाशा? उस वक्त माइनॉरिटीज का बजट कितना था मालूम? मालूम आपको? 16 करोड़। कितना? 16 करोड़। और तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 50 लाख, राजस्थान में 62 लाख, 400 चिल्लर, 50 लाख का बजट आज 2200 करोड़ रुपया। फिर पूछते हैं कि क्या करें? अरे आज यहां 2200 है, 4% तहफुजात है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है, फिर वहां क्यों नहीं? इस वास्ते के वहां ऐसा इत्तेहाद नहीं, ऐसे इत्तेहाद की मजलिस जैसी जमात नहीं, ऐसे कायदीन नहीं। और इनके अब्बा है ना यहां पे, इनके अब्बा है ना। अरे आप गौर करो, गौर करो, 16 करोड़ से 2200 करोड़ तक पहुंचा दिया। ये हमारा काम। आइमा और मौजनों को 5000, कांग्रेस बोल रही है 10,000 देंगे,
मैं बोल रहा हूं 10,000 नहीं, पुजारी पंडित अचलिका को 25 और हमारे इमाम मौजन को नहीं, उनको भी 25 तो इनको भी 25 मैं लूंगा। मजलिस लेगी, हम करेंगे। आइंदा 5 साल में मदरसा बोर्ड का बिल भी पास कराऊंगा असेंबली में। जितने छोटे मदरसे हैं उन मदरसों को भी हुकूमत की जानिब से इंग्लिश पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल स्टडीज के लिए, कंप्यूटर के लिए, मॉडर्न तालीम को अवेलेबल मदारिस में बनाने के लिए सालाना 200 करोड़ रुपया मंजूर करवाऊंगा तेलंगाना के सारे मदरसों के लिए भी। यह हमारा प्रोग्राम है। क्या किसी की सोच है ऐसी? अरे बताओ आप, मजलिस क्या करी पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं। पोस्ट मैट्रिक 9.5 साल में, सुनिए तवज्जो से, पोस्ट मैट्रिक 9.5 साल में 474 करोड़ रुपया खर्च हुआ मुसलमानों पर। कितना? 474 करोड़। कितने मुसलमान बच्चे बच्चियों को, बेनिफिशियरीज की तादाद 14,27,714 मुस्लिम बच्चों को मिली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। रियम्बर्स ऑफ ट्यूशन फीस 1,748 करोड़। कितने मुस्लिम बच्चे? 10,01,561। प्री मैट्रिक 21 करोड़। कितने मुस्लिम बच्चे? 87,225। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप 492 करोड़। 3,224 मुस्लिम बच्चे मास्टर्स के लिए यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए। किसका कारनामा? मजलिस का। टिमरीज पर 3,068 करोड़ का सरफा। सेंटर फॉर एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज 14 करोड़। करीब 50,000 मुस्लिम बच्चे इस्तेफादा उठाए। स्टडी सर्कल, वेरियस कोचिंग, सिविल सर्विसेज की कोचिंग 17 करोड़। जुमला 9.5 साल में सिर्फ तालीम। किस पे? तालीम। मुस्लिम बच्चों कितना खर्च हुआ मालूम? 5,834 करोड़। कितना? 5,834। तो कितने मुस्लिम बच्चों का फायदा हुआ मालूम? क्या करूं? 27,06,693। 50 लाख की आबादी, 27,08,693 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे मजलिस ने ये किया, ये काम है। शादी मुबारक 2,338 करोड़ सर्फ हुआ। कितना? 2,338। कितने मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई? 2,76,225। 1 लाख रुपया दे दिया गया। 280 करोड़ रुपया खर्च हुआ। करीब 33,550 को दिया गया। राजस्थान में वक्फ बोर्ड को ग्रांट कितना मिला मालूम है आपको? ये साल या उससे पहले 10 लाख, 15 लाख। यहां 9.5 साल में 513 करोड़ वक्फ ग्रांट हुकूमत दी। अनीसुल गुरबा बना, जामे निजामिया का ऑडिटोरियम बना, दरगाह बराने शाह के पास वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर बन रहा है और कई चीजें। तो अब आप बोलेंगे अकबर साहब सही है, ये पूरे तेलंगाना में हुआ, सही है ना? आप बोलेंगे आप याकूतपुरे में खड़े हैं, याकूतपुरे में क्या हुआ? आएगा ना? हाँ, वो भी तैयारी करके आया हूं। सुनिए अब पोस्ट मैट्रिक में याकूतपुरे के कितने बच्चों को मिला मालूम? जो लोग याकूतपुरे को कचरे का अंबार कहते हैं, नालियों और मोरियों के बहने का मुकाम कहते हैं,
याकूतपुरे वालों की इज्जत से खेल रहे हैं। मैं कहूंगा याकूतपुरा तालीम के मैदान में वाकई में याकूत है, याकूत है। आप बोलेंगे कैसा है? सुनो, पोस्ट मैट्रिक 80,447 बच्चों को मिला। सुनिए, पाशा ने करवाया ये काम, मजलिस ने करवाया। कितने पैसे खर्च हुए? 26 करोड़ 19 लाख। ट्यूशन फी रिएंबर्समेंट याकूतपुरे के 73,715 बच्चों को इस्तेफादा हुआ। कितने पैसे? 108 करोड़ रुपया, 108। चलो, अब इस पर तो मुझे भी हैरत हुई। सीएम ओवरसीज, सीएम ओवरसीज क्या है मालूम? 20 लाख रुपया हुकूमत देती है, प्लेन का टिकट, सेमेस्टर की फीस, हॉस्टल की फीस, मेस की फीस, मास्टर्स के लिए, मास्टर्स के लिए एमबीए हो या फिर एमई हो या फिर एमबीबीएस के बाद एमडी हो, मास्टर्स का कुछ भी कोर्स हो, 20 लाख देती है। मैं खुद हैरत और दंग रह गया। कितने बच्चे गए मालूम याकूतपुरे से बाहर? 354। 50 मंजूर हो गए, 400 बच्चे खरीद। कितने? करीब 65 करोड़ रुपया अब तक याकूतपुरे के बच्चों पे खर्च हो गया, जो लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में पढ़ रहे हैं या पढ़ के वापस आ गए या वहीं रहे। फिर याकूत पसमानदा, अरे वाकई में ये याकूत है। टिमरीज 1707, अब तक 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 1 लाख में 455, 4.55 करोड़। जुमला इमाम और मौजन 206 याकूतपुरे के इमाम और मौजनों को महाना 10,30,000 रुपये दिया जाता है याकूतपुरे के। अब तक 12 करोड़ 36 लाख खर्च हुआ। आसरा पेंशन, पेंशन कितने पेंशन है पूरे याकूतपुरे में? 14,797। उसमें मुस्लिम पेंशनर्स 8,951। मुसलमानों पे अब तक कितना पेंशन में पैसा दे दिया जा चुका है? 251 करोड़। महाना याकूतपुरे के ज़ईफ, बेवा और उसके बाद माजूरीन में जो मंथली पेंशन जाती है 209 करोड़ की। कितनी? 209 करोड़। और फिर आसरा वजायफ की उम्र पहले 65 थी, मैं 57 कराया असेंबली में। याद है आपको? याद है आपको? नोटरी को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए GO 84 हम निकाले, GO 58 हम निकाले, GO 59 हम निकाले। अब और एक असेंबली में मैंने सवाल किया कि पुराने शहर की तरक्की के लिए बल्दिया से कितने पैसे खर्च हुए? कितने पैसे खर्च हुए 9.5 साल में? असेंबली का जवाब है, मेरा नहीं। इसमें माइनॉरिटी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर ने कहा पुराने शहर में 14,500 करोड़ के काम मंजूर हुए हैं या जारी है 9.5 साल में। फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? रियाजुल हसन अफंदी और रहमत बेग ने सवाल किया पुराने शहर में लाइट पर कितना खर्च हुआ? तो करीब 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जवाब आया। फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे हमने काम किया। और फिर इल्जाम, अरे बहुत है मेरे पास बोलने को, बहुत बोल सकता हूं।
मगर आपके दिल से दिल पे हाथ रखकर बोलो, कोविड आया तो क्या मजलिस आपके दरमियान में नहीं थी? तूफान आया तो क्या आपके दरमियान में नहीं थी? हम काम कर रहे हैं, 200 चिल्लर करोड़ रुपया मैंने मंजूर करवाया। एसआरटी कॉलोनी में 100 बिस्तर का दवाखाना, बारकस में दवाखाने के ऊपर एक छत, गौसनगर में 100 बिस्तर का दवाखाना, पालम रोड में 100 बिस्तर का दवाखाना, चार मीनार दवाखाने को नया बनाने के लिए 72 करोड़, और फिर डबिलपुरे के दवाखाने के लिए 40 करोड़। फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे बाबा तुमने क्या किया? वो जो लोग दावे करते हैं कि हमने काम किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या एक छोटा टाइपराइटर का इंस्टीट्यूट बनाया? अरे मैं अपने जेब से स्कूल चलाता हूं। नशेमन नगर में स्कूल, जमाल कॉलोनी में स्कूल, हाफिज बाबा नगर में 2 स्कूल, नरखी फूलबाग में 1 स्कूल, सरारा बारकस में स्कूल, बल्लागुड़े में स्कूल, अंबरपेट में स्कूल, दार्जिलिंग स्कूल बना दिया, और मुगलपुरे में एक सेंटर है। 15,000 बच्चों के तालीम का इंतजाम क्या किसी ने किया? हिंदुस्तान में कोई एमएलए नहीं होगा जो काम मैंने किया। 15,000 बच्चे, हर साल 5,000 बच्चों को मुफ्त 10th की ट्यूशन, इंटरमीडिएट की ट्यूशन, नीट की ट्यूशन, एमसेट की ट्यूशन, नाटा की ट्यूशन, आईसेट की ट्यूशन, इंजीनियरिंग की ट्यूशन, सैट की ट्रेनिंग, जी मैथ की कोचिंग, आइल्स की कोचिंग, आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग, रेलवे रिक्रूटमेंट की भी ट्रेनिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो दिन दूर नहीं, इसी याकूतपुरे और पुराने शहर की गलियों से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस निकाल के बता देगा अकबरुद्दीन ओवैसी। निकलेंगे जरूर, सिर्फ बातें नहीं कह रहा हूं। अरे मैं तफसीलात लेकर आता हूं। मुझे खुद हैरत हुई, पाशा खादरी साहब, हमारे इब्राहिम साहब, मेराज साहब, मैं मुगलपुरे पर फख्र मिल्लत के नाम से कोचिंग का सेंटर चला रहा। वहां पर याकूतपुरे के 116 बच्चे 10th पढ़ने आ रहे, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के 60 बच्चे, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के, इंटरमीडिएट के 252, एसएससी के 196। क्या करूं? 1000 बच्चे याकूतपुरे के मुगलपुरे के सेंटर में फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। नशेमन नगर के स्कूल में 1500 बच्चों के मुफ्त तालीम। दार्जिलिंग मुराद महल में उतरकर जाकर देखो, 1 लाख स्क्वायर फीट से सालारे मिल्लत एजुकेशनल कैंपस केजी टू पीजी स्कूल आएगा, जूनियर कॉलेज आएगा, डिग्री कॉलेज आएगा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आएगा, और वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर भी आएगा। ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग होगी, सुइंग की ट्रेनिंग होगी, मेहंदी डिजाइनिंग की ट्रेनिंग होगी, कार चौक की ट्रेनिंग होगी, जरदोजी की ट्रेनिंग होगी, पापड़ बनाने की ट्रेनिंग होगी, डिटर्जेंट बनाने की ट्रेनिंग होगी, साबुन बनाने की ट्रेनिंग होगी, घर में अचार बनाने की ट्रेनिंग होगी। हमारी माँ, हमारी बहन घर में बैठकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करेगी। चंद्रायन गुट्टे में 2 लाख खवातीन को हमने ट्रेन किया है। क्या किसी ने किया? 4000 बच्चे आएंगे। आप बोलेंगे अकबर साहब चंद्रायन गुट्टे में हो गया, यहां क्या? 2 स्कूल याकूतपुरे में भी है, नशेमन नगर याकूतपुरे में,
दार्जिलिंग या खुदपुरे में, हां इधर होना है। अकबरुद्दीन ओवैसी 14 इमारतें बना दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि काम रुक गया, खत्म हो गया। जब तक जिंदा हो, ईंट से ईंट जुड़ते रहेगी, दीवारें उठते रहेंगी, छतें डलते रहेंगी, तालीमी इदारे बनते रहेंगे। और आज 15,000 है, इंशाअल्लाह मेरे मरने से पहले 50,000 तक पहुंचा कर जाऊंगा। कोई बनाए या ना बनाए, यहां इस इलाके में भी जरूर बनाऊंगा। अकबर ओवैसी सिर्फ बातें नहीं करता, अकबर ओवैसी इन गरीब मुसलमानों के एहसान तले दबा है। अरे तुम्हारा एहसान है, आपका एहसान है कि मैं जिंदा हूं, मेरे बच्चे पे मेरा सर पर मेरा हाथ है, मेरी बीवी बेवा नहीं हुई, मेरी मां को मेरी मैयत को देखने का गम उठाना नहीं पड़ा, मेरे भाई के खांधे पर मेरे जनाजे का बोझ नहीं आया। आपकी दुआएं थी कि गोलियां लगने के बाद, चाकू लगने के बाद भी आज जिंदा हूं, आपके दरमियान हो। मैं क्या मेरी औलाद के जिस्म के चमड़ियां भी निकाल दो और उसके जूतियां बनाकर अगर आपके कदमों के नजर कर दो, तब भी आपके दुआओं के खल वो एहसान को अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अकबर ओवैसी चंद्रयान गुट्टे का एमएलए नहीं, तेलंगाना के हर मजलूम का एमएलए है, हर मुसलमान का एमएलए है। या खुदपुरे को मैं देखूंगा। अरे यहां आके बड़े बड़े बातें करने वालों, पहलवानों, चड्डों में से मोने पलट गए। अगर पहलवान थे तो चंद्रयान गुट्टे को आना था ना, लड़ने ना था ना अकबर ओवैसी से। नहीं, चंद्रयान गुट्टा खिला बना है, कोई नहीं आ सकता, कोई चूड़ी भी पर नहीं मार सकती। ये है ताकत, ये है मोहब्बत, ये है इत्तेहाद। और मैं आज कह रहा हूं, मेरी बात को लिख लो, चंद्रयान गुट्टे से मजबूत मजलिस का खिला या खुदपुरा है। दीवानों को मालूम नहीं या खुदपुरा क्या है, ये 3 तारीख को मालूम होगा। दिलों में मजलिस है, दुआओं में मजलिस है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी है। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक मरकज़ सियासी पे आओ। हमने काम लिया, राव से भी लिया, रेड्डी से भी लिया, केसीआर से भी लिया, सबसे लिए। अकबर ओवैसी क्या है मालूम? मालूम आपको? एक सपेरा बीन बजाता है ना, तो सांप पूरे निकलते हैं बीन पे नाचते नाचते। जब अकबर ओवैसी असेंबली में ठहरता है तो सबके सब नाचते हैं, मगर हमसे मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बहरहाल 10 बजने में अभी 1 मिनट है, आपसे यही कहूंगा, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद रहो और 30 तारीख को आसमान में पतंग 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 रहेगी। बस सिर्फ झुकाना है और दबा के खींचना है। आपसे यही कहूंगा कि आज न सिर्फ हमारे मुस्लिम भाई बल्कि हिंदू भाई भी मजलिस के साथ हैं। हम पुराने शहर की तरक्की में हिंदू, सिख, ईसाई सबको शामिल करेंगे। हमारे दिल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आओ हम सब मिलकर आगे बढ़े, काम करें। पतंग मजलिस का निशान है, मजलिस को कामयाब करिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बस